नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज के सबसे खास मुद्दे पर बातचीत। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। भोलानाथ जी का बहुत स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। और आज बातचीत का विषय है कि बिहार में हो रहे 4 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। माने अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रचार अभियान थम जाएगा और अब कयासों का बाजार, अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा। हर क्षेत्र में ये चर्चा जोरों पर है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और किसके सिर पर ताज होगा, किसकी होगी सर और किसकी होगी मात। तो शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में भोलानाथ जी के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं भोलानाथ जी से। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अब तो थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा 5 बजे। आपको क्या लगता है इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जाए या नहीं देखा जाए? बिल्कुल। ये अगर आप देखें जो शेड्यूल है बिहार विधानसभा आम चुनाव का, तो वो नवंबर में सरकार बन जाती है। जो अभी तक का शेड्यूल है उसके हिसाब से 24 नवंबर से पहले सरकार बन जाती है। तो उसके हिसाब से देखें तो ये नवंबर का आज 11 तारीख है, तो बिल्कुल 1 साल का वक्त है जबकि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। ठीक अगले साल 2025 के नवंबर में। उसके ठीक पहले ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसकी चर्चा या कहिए गूंज अगले विधानसभा चुनाव का जो आम चुनाव जो होगा वहां तक चलेगी और चर्चाएं चलेंगी और हार जीत का कई मायने में विश्लेषण किया जाएगा और कई मायने में महत्वपूर्ण भी होगा। खासकर लेकिन कह रहे हैं ना कि 1 साल के लिए लोग विधायक चुने जाएंगे, तो इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। देखिए, विधायक जो है वो 1 साल, अगर जो चुनाव आयोग का जो नियम है उसके हिसाब से अगर 6 महीना से अधिक समय बच रहा है उनका कार्यकाल पूरा होने में, तो उसके लिए फिर चुनाव कराया जाता है। तो 1 साल है, 1 साल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि दलों की हार जीत और जो आने वाले समय में जो परिणाम जो आते हैं वो किस तरह से दूसरे चुनावों को प्रभावित करते हैं। तो उसके लिहाज से देखें अगर, तो ये एक सभी दलों का, खासतौर से एनडीए और महागठबंधन का एक लिटमस टेस्ट भी होगा कि कौन कितने पानी में है। या एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो जन सुराज पार्टी का जो गठन हुआ है पिछले 2 अक्टूबर को, जिसके कि नेता प्रशांत कुमार अब पूरी तरह से सियासत में आ चुके हैं, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा होगी कि कैसा उनकी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि इसी प्रदर्शन पर लोग आगे के लिए उनके भविष्य के बारे में आकलन करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे कि उनकी पार्टी कितने पानी में है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी ये एक मौका होगा कि वो अपने प्रभाव को, जो 1 साल 2 साल से जो यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उसका कितना असर रहा, लोगों में कितना पैठ बना पाए, ये भी इस उपचुनाव से पता चलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जीते न जीते, लेकिन वोट कितना हासिल करते हैं ये भी एक बहुत मायने रखेगा। क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव जो हो रहे हैं 4 में, उसमें हो सकता है कि उनकी पार्टी इतना वोट ला दे कि जीतने हारने वाले उम्मीदवार के लिए वो काफी प्रभावशाली सिद्ध हो। कोई उसी से हार जाए या कोई टेस्ट तो उन्हीं का है, ज्यादा उनका भी है। जी चलिए, अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और हमारे बातचीत का मुद्दा यही है कि किसकी होगी शह और किसकी होगी मात। चुनाव प्रचार अब थमने जा रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन उसके पहले हम बातचीत को इस ओर ले चले कि क्या इस विधानसभा चुनाव को प्रशांत किशोर के लिए, यानी ये 3 सीटें तो आरजेडी इंडिया गठबंधन की हैं पहले से, जिन पर चुनाव हो रहे हैं, केवल 1 सीट इमामगंज वाली है जो हम की सीट है। आपको कोई संभावना दिख रही है कि आरजेडी इसमें लूज करने जा रही है, एनडीए बड़ा गेन करेगी या आरजेडी क्लीन स्वीप करेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक चुनावी रणनीति की बात है और संगठनात्मक रूप से जोर लगाने की बात है, और पूरी तरह से जो कहते हैं कि एक रणनीति बना करके और एक पुरजोर तरीके से प्रयास की बात है,
तो उसमें नो डाउट एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। तो इसके सारे नेता, इवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के बड़े नेता, सारे लोग एक साथ रणनीति बना करके, चिराग पासवान, सब लोग घूम रहे हैं। उसके हिसाब से अगर देखें तो इधर चिराग, इधर तेजस्वी यादव और के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है जो कि मतलब इस उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से बहुत जोर लगाता हुआ दिख रहा हो। खास तौर से अगर आप कांग्रेस देखें, जो कि महागठबंधन का एक बड़ा धड़ा है, उसके नेता अखबारों में बयानों तक तो सीमित हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में कहीं ऐसा बहुत असरदार तरीके से नहीं दिखे कि वो प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के नेताओं का। तो वो एक बात दूसरी तरफ से दिख रही है। तो उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सा रणनीतिक तरीके से एनडीए का प्रचार का जो है पलड़ा थोड़ा भारी है। इसमें एक और फैक्टर जो नया जुड़ गया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कुछ सीटों पर लग रहा है कि वो वोटों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। जैसे बेलागंज में चर्चा मोहम्मद अमजद ये उन्होंने खड़ा किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि बेलागंज के चुनाव को प्रभावित करेंगे और कुछ बड़ा कर जाएंगे। आपको लगता है प्रशांत किशोर कोई बड़ा फैक्टर है इस चुनाव? देखिए, बेलागंज की बात अगर आप कह रहे हैं तो बेलागंज में जो मुख्य मुकाबला है वो एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी। ये वही उम्मीदवार हैं, ये वही है मनोरमा देवी जिनके पति बिंदी यादव थे और उस इलाके में बाहुबली के रूप में विख्यात थे। फिर दूसरा, सामने में उनके जो उम्मीदवार हैं वो राजद के सुरेंद्र यादव के पुत्र जो हैं विश्वनाथ यादव, वो मैदान में हैं। तो बिंदी यादव और सुरेंद्र यादव दोनों की छवि जो है बाहुबली नेता की रही है। तो उसी हिसाब से अगर अभी हाल में एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि मनोरमा देवी के यहाँ पिछले दिनों छापे भी पड़े थे, जो नक्सली कनेक्शन और आय से अधिक संपत्ति को लेकर के छापे मारे गए थे। लेकिन जदयू ने फिर से उन पर अपना दांव लगाया है और जदयू के सारे बड़े नेता, सभी लोग ये बेलागंज में जाकर के उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब अगर इस रूप में देखें कि ये जो है बेलागंज में सीट खाली हुई है सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी इस सीट को बचाने की। एक तरह से कहिए कि बेटे को जिताना चाहेंगे वो, कि ताकि वो बात आए कि उनका वो नहीं रहे तब भी उनका असर उस इलाके में बरकरार है और अपने बेटे को वो जिता दिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो राजद का माई समीकरण है, एम-वाई समीकरण, मुस्लिम यादव, तो उसमें जो है विश्वनाथ यादव तो वाई के ये वोटों को रिझाने में काफी सफल हो रहे हैं, लेकिन मनोरमा यादव भी उसी समुदाय से आती है, तो यादव वोटों में डिवीजन भी है। लेकिन अगर आप देखें कि अभी हाल में 2 दिन पहले का ही एक वाकया है कि बेलागंज के लक्ष्मीपुर गांव में, जो कि थोड़ा सा अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहां पर एक विवाद हो गया था। जो गए थे ओसामा, जो शाहबुद्दीन के पुत्र हैं, प्रचार करने, और प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि विश्वनाथ यादव की कोई भी गलती सही हो तो उसको माफ कीजिए, इसकी गारंटी हम लेते हैं। इसी पर एक युवक ने बोल दिया कि उनकी गलती माफी के लायक नहीं है, और इस पर बात जो हुआ वो सारा वीडियो वायरल है, कोई भी देख सकता है, जिस पर कि उस युवक को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, किसी तरह से उसकी जान बची। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा लोगों को पुराने दिनों को रिवाइव करता है कि राजद के पुराने दिनों की वापसी तो नहीं हो जाएगी इसके जरिए। तो ये एक चीज है जिसको कि थोड़ा सा राजद के उम्मीदवार के खिलाफ जा सकता है। और जहां तक आप बोले कि प्रशांत किशोर के लिए क्या बात हो सकती है, उनके उम्मीदवार के लिए क्या हो सकता है, वहां पर प्रोफेसर अमजद उम्मीदवार हैं। पहले वहां से खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने फिर बीच से ही मैदान से हट गए और उसके बाद मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया गया। अब प्रशांत किशोर की जो हाल की जो रणनीति दिख रही है, उस पर वो मुसलमानों को थोड़ा सा लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के लिए उनके खास उनमें पैठ बनाने के लिए उनकी जो रणनीति है, जो पार्टी की है, साफ तौर पर दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जगदानंद सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बाकायदा पत्र जारी किया था और राजद के लोगों से अपील की थी कि आप जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की तरफ आकर्षित न हो, उससे न जुड़े। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजद में भी जो जन सुराज के जो नेता प्रशांत किशोर, उनकी जो मुस्लिमों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के जो रणनीति है, उसे राजद में बेचैनी है। तो इस चुनाव में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार देने के पीछे
प्रशांत किशोर की मंशा संभवतः यही है कि किसी तरह से MY में से M मतलब मुस्लिम वोटों को तोड़ा जा सके। तो वो अगर मुस्लिम उम्मीदवार के चलते टूटता है तो राजद उम्मीदवार को एक झटका हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। चलिए, प्रसंगवश बेलागंज की बात निकल गई, लेकिन हम बातचीत शुरुआत करने वाले थे तरारी से। हम शुरू करते हैं तरारी से ही बातचीत। तरारी सबसे ज्यादा उसको हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। तरारी में सुनील पांडे बाहुबली रहे हैं, पूर्व विधायक सुनील पांडे, उनके बेटे विशाल प्रशांत पांडे उस समय चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से प्रशांत किशोर ने किरण देवी को टिकट दिया है। इसके अलावा राजू यादव जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, राजू यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आपको ये बताते चले कि ये सीट भाकपा माले ने ही खाली की है, जो आरा से सांसद बन गए सुदामा प्रसाद, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो ये भाकपा माले और बीजेपी की लड़ाई है। आपको लगता है कि ये या पुराना सवर्ण और माले की लड़ाई है? वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, वहां पर जो सुनील पांडे की भी छवि एक बाहुबली की रही है, आपको पहले से सबको पता है। तो सुनील पांडे की जगह पर इस बार उनके पुत्र विशाल प्रशांत को उतारा गया है। तो और इधर राजू यादव जो हैं वो माले के हैं, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो राजू सुदामा प्रसाद के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में माले का दावा बनता था, वहां से राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया। अब एक तरफ सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और दूसरी तरफ राजू यादव। तो आप सुनील पांडे जो है ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं और ये नाम से ही जाहिर है यादव समाज से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वोटों का डिवीजन तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड के रूप में हो ही रहा है। तो अब ये देखना है कि इस चुनाव में किसकी बढ़त मिलती है। लेकिन अभी हाल तक जो देखा जा रहा है कि सारे जो ये भाजपा के, जदयू के, ये सब जो जितने भी नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये सब लोग उधर कैंप करके और पूरा जोर लगा रहे हैं कि राजद ये भाजपा के उम्मीदवार जो हैं विशाल प्रशांत, उनकी जीत हो, एनडीए की जीत हो। एनडीए को एक तरह से पूरी तरह से एकजुट होकर के वो लोग लड़ रहे हैं। अब राजू यादव वहां पर प्रशांत किशोर के पार्टी जो जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं वो किरण सिंह है। अब किरण सिंह कितना असर डालती हैं ये एक अलग बात है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो वहां पर है वो विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच में ही है। अब सुदामा प्रसाद या माले चाहेगा कि उसकी वो सीट बरकरार रहे, वहीं सुनील पांडे जो वहां से पहले विधायक रह चुके हैं तो चाहेंगे कि अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखें। लेकिन एक तोहमत सुनील पांडे पर लगी थी जब मुखिया जी, जिनको चर्चित नाम था मुखिया जी, परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई, तो उस हत्या में ये आरोपी के तौर पर ये उनके भाई भी ये लोग थे। तो उसका एक असर हुआ था बीच में कि सुनील पांडे एक चुनाव हारे भी थे, वहां से 2 चुनाव हारे थे। आपको लगता है कि वो अभी भी बरकरार है लोगों के मन में कि परमेश्वर मुखिया की हत्या में शामिल है? देखिए, उस वारदात को, उस घटना को बहुत लंबा अरसा बीत चुका है और इस बीच में काफी चीजें बदली हैं। अब ऐसा नहीं लगता है कि केवल वो एक मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से सुनील पांडे के बेटे की हार जीत उस पर निर्भर करे। आपको मैंने बताया कि वहां पर लड़ाई सीधे सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड में बढ़ रही है। इवन अगर आप कुशवाहा समाज की बात करें तो जो लोग वहां से घूम के आए हैं वो बता रहे हैं कि कुशवाहा समाज में भी उहापोह की स्थिति है कि हम किधर जाएं। अगर भाजपा की तरफ जाते हैं तो मतलब हमको फॉरवर्ड उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, राजू यादव की तरफ जाएं तो बैकवर्ड उम्मीदवार को सपोर्ट करना है। तो ये एक वहापोह की स्थिति है कि वो किधर जाए। तो इस तरह से अगर वैसे भी थोड़ा सा जनसुराज की पार्टी अगर प्रोफेसर अगर लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा अगर उम्मीदवार रहते तो थोड़ी सी बात अलग होती, एक वो प्रभावशाली उम्मीदवार के रूप में रहते। लेकिन तकनीकी कारणों से क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, इस वजह से जनसुराज को उनको वापस विड्रॉ करना पड़ा। अब किरण सिंह आई हैं तो किरण सिंह का उतना कोई क्या असर है वो देखना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पर माने तो लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन भाजपा और माले के बीच में है। सुनील यादव के बेटे विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच में सीधा मुकाबला है।
एक दर्शकों को ये बातचीत में जरूर ये बात इसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि लोग अब समझ रहे हैं कि माले से मुक्ति पाना है तो विशाल प्रशांत को जिताना ही पड़ेगा। तो माले से मुक्ति का इसलिए सभी अग्रणी जातियां एक साथ हो गई हैं। वो बिहार राजपूत, जो कि किरण देवी राजपूत हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़ी है, जन स्वराज से, वो राजपूत वोटों में बिखराव करा पाएंगी या अग्रणी जाति के वोटों में कर पाएंगी, या सारा अग्रणी जाति के वोटर एकजुट हो चुके हैं? देखिए, अब जो है एक तो बात है कि जो किरण सिंह जो है वो क्षत्रिय समाज से आती हैं, तो कितना डेंट डालती हैं ये एक अलग बात है। लेकिन जैसा आप बोले कि वहाँ पर अगड़ी पिछड़ी की जो लड़ाई है, वो गोलबंदी है, तो उसमें अगर अगड़ी जातियां सारे एक साथ हो जाएं जिताने के लिए, तो भी ये चुनाव है और इसमें सभी जातियों को मिल करके वोट करना पड़ता है। तो सभी जातियों का मन मिजाज किसके तरफ किधर जाता है उसी पर डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ अगड़ी जातियां पिछड़ी जातियां एक तरफ हो जाए तो किसी की हार जीत हो जाए। ये एक बड़ा फैक्टर होता है बिहार के चुनाव में, जातिगत मुद्दे। लेकिन जो टोटल आबादी है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तभी वो तय होगा कि किधर पलड़ा मजबूत भारी पड़ता है। चलिए, बातचीत में ये इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि मुस्लिम वोटर किस तरफ जाते हैं, और वहां पर चूंकि भाकपा माले का प्रत्याशी है और प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रत्याशी कमजोर है, इसलिए मुस्लिम मतदाता ऐसा नहीं लगता कि वहां टूटने वाला है, वो भाकपा माले के पक्ष में ही जाएगा। चलते बढ़ते हैं आगे। बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ से, और रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनकी टक्कर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में रही है। पिछले 2020 के चुनाव में तो मात्र 178 या कुछ वोटों से ही वो चुनाव हारे थे, दूसरे नंबर पर रह गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी की भी वहां मजबूत स्थिति है। लेकिन प्रशांत किशोर ने वहां पर एक कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को खड़ा करके वोटों में बिखराव करने की कोशिश की है। तो रामगढ़ में अजित कुमार, जो जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सुधाकर सिंह जो वहां से विधायक थे, जो अब बक्सर के सांसद हैं, उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए चैलेंज है कि बहुजन समाज पार्टी उनके लिए चैलेंज? देखिए, मैं एक चीज पर थोड़ा सा आपको बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि ये जो उपचुनाव है, इसमें ये कहना कि परिवारवाद नहीं है किसी पार्टी में, तो इसको हम लोगों को अलग रख देना पड़ेगा। क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे मतलब सुधाकर सिंह जब सांसद बने बक्सर से, तो राजद को अगर किसी को उम्मीदवार बनाने के लिए मिला तो वो उन्हीं के भाई, छोटे भाई और जगदानंद सिंह के बेटे को बनाए। तो अक्सर हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं, तो वो उसमें वही है कि जगदानंद सिंह के बेटे या फिर कहे सुधाकर सिंह के भाई को मिला टिकट। वैसे ही अगर आप बेलागंज की बात करें, ये इमामगंज की बात करें तो वहां पर जीतन राम मांझी की पुत्र वधु चुनाव लड़ रही हैं, दीपा मांझी। और यहाँ पर इधर देखें तो ये बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र लड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि परिवारवाद का जो खिलाफ मुखालफत की बात आती है वो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। तरारी में भी सुनील पांडे के बेटे चुनाव। अब जहां तक आप बात रामगढ़ की कह रहे हैं, तो वहां पर अभी तक हम लोग जितनी सीटों की बात किए, वहां पर एक ट्रायंगल बन रहा था, त्रिकोणा मुकाबला बन रहा था। लेकिन यहाँ तो बसपा ने उसको एक चौथा कोण दे दिया। ठीक है। और बसपा का उम्मीदवार जो है, अगर आप दो कारणों से देखें तो बसपा, एक तो जो इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है वहां पर बसपा की नेता मायावती का एक अच्छा असर देखा जाता है, और वो उस कारण से, और दूसरा कि वो यादव भी हैं, उनके उम्मीदवार जो हैं वो अंबिका यादव के जो भतीजा जो हैं, तो यादव समाज से आते हैं। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि माई समीकरण में मतलब यादव वोटों में बिखराव नहीं होगा, वो बिखराव होना तय है। क्योंकि अंबिका यादव भी पुराने संघर्ष करने वाले नेता हैं और रणनीति जानते हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं, और राजद में रह चुके हैं। आप जानते हैं कि 2 बार वहां से विधायक भी रहे हैं। राजद वो 2 बार विधायक भी रहे हुए हैं, और पिछले बार आपने बताया है 200 से भी कम वोटों से हार गए थे। तो इस बार जो इस तरह से जो स्थिति बन रही है, उसमें बसपा जो है एक
चौथा कोण ही नहीं, मजबूत कोण बना रही है। तो उसमें कहना बड़ा मुश्किल है अभी। फिर इधर जो है कुशवाहा जाति को उम्मीदवार बना करके सुशील कुमार सिंह को जनसुराज ने भी एक नया प्रयोग किया है कि वहां पर कुशवाहा वोटों को अलग किया जाए। फिर अब जगदानंद सिंह के बेटे जो हैं अजीत कुमार सिंह है ही हैं, तो इस तरह से। और दूसरा कि भाजपा के जो अशोक कुमार सिंह हैं वो इस बार फिर मैदान में है, 15 में वही जीते थे। और इस बार फिर भाजपा ने उनको मौका दिया है। तो भाजपा, राजद, जनसुराज और बसपा, ये चारों उम्मीदवार वहां से मैदान में हैं। और जहां तक देखा जाए तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका होगा, क्योंकि अंबिका यादव के जो भतीजा हैं वो यादव वोटों में एक बड़ा डेंट मार सकते हैं। तो इसलिए अभी, और उधर फिर उत्तर प्रदेश का सटा हुआ सीमावर्ती इलाका होने से बसपा का भी असर है। तो अभी इसको, लेकिन मायावती का जो चुनाव अब वो असर नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, मायावती का असर उत्तर प्रदेश में कितना है ये एक अलग बात है, लेकिन अभी भी बिहार के जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, इवन कैमूर के कई इलाकों में मायावती को बहुत अच्छा वोट आता है। जमा खान जो मंत्री अभी हैं वो बसपा के ही हैं, जो बाद में जदयू में आकर के शामिल हुए थे। तो उस इलाके में रामगढ़, मोहनिया, कैमूर, ये सब जो है पूरा असर वाला उनका इलाका है। उत्तर प्रदेश में कितना असर है वो एक अलग बात है। लेकिन बसपा जो है, जो रविदास समाज के जो वोटर हैं, जो अनुसूचित जाति के वोटर हैं, उन पर मायावती का अच्छा असर है और चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाती। तो ये वही वोटर हैं जो भाजपा के वोटर हैं, और जो एकदम अत्यंत पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं वो तो बीजेपी के वोटर हैं। बीजेपी के वोटर उनको ऐसा मतलब कह सकते हैं आप, लेकिन दलित जो हैं वो वहां पर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें खास करके जो रविदास समाज के जो वोटर हैं उनमें मायावती का, बसपा का असर है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात क्लियर की है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो स्थिति बन गई थी आरा में और काराकाट में, जबकि वहां पवन सिंह खड़े हो गए तो कुशवाहा समाज नाराज हो गया कि जानबूझकर हराने के लिए किया, इसलिए आरा में उनके कैंडिडेट को, बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया। लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा यह है कि हम लोग इंटैक्ट हैं और बीजेपी के साथ खड़े हैं और एनडीए के पक्ष में कुशवाहा समाज वोट करेगा। तो अगर ये स्थिति बनती है तो बक्सर में, ये क्षमा करें, रामगढ़ में अजीत कुमार की लड़ाई अशोक सिंह से, हाँ, अशोक सिंह से हो सकती है। लेकिन हम लोगों को बसपा का तीसरा एंगल भी लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे दिलचस्प लड़ाई तो अब इमामगंज में होते जा रही है, जहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे कद्दावर नेता वहां से रोशन मांझी भी, माने मांझी जाति से 2 उम्मीदवार क्षेत्र में खड़े हैं। तो रोशन मांझी की भी चर्चा जोरों पर है। तो बाजी कौन मारेगा, दीपा मांझी या रोशन मांझी, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रोशन मांझी और दीपा मांझी दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो ये तय है कि मांझी वोटों में बिखराव होगा, मांझी वोट टूटेंगे। तो एक तरफ राजद के उम्मीदवार हैं रोशन कुमार मांझी, दूसरी तरफ एनडीए में जो हम दल है उसकी उम्मीदवार हैं दीपा मांझी। दीपा मांझी आपको हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, प्रशांत किशोर भी है। दीपा मांझी जो है हम लोग चर्चा कर ही चुके, जीतनराम मांझी की पुत्रवधू हैं और उनके बेटे जो है संतोष सुमन की पत्नी है। तो अब वहां पर 2-3 चीजें बड़ा अलग तरह से प्रचार में सामने आ रही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि रोशन मांझी एकदम लोकल हैं, वहीं के किसी गांव के हैं, तो दीपा रोशन मांझी के साथ MY समीकरण भी है, फिर बाकी चीजें भी सब साथ चल रही हैं। तो कुशवाहा मतलब जो मांझी वोट है उसमें भी बिखराव की बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो उस दूसरी तरफ दीपा मांझी के पक्ष में ये बताया जा रहा है कि इनके जीतने से लोगों का काम होना आसान हो जाएगा। क्यों काम होना आसान हो जाएगा? क्योंकि इनके ससुर जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, इनके पति जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार से लेकर के तमाम नेता वहां पर प्रचार करने जा चुके हैं। तो लिहाजा इनको जीतने का मतलब है कि क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, ये बताया जा रहा है लोगों को। लेकिन अगर रोशन मांझी को देखें तो रोशन मांझी के जहाँ तक जो उनको भरोसा है कि जो मांझी वोटों में बिखराव होगा और वहाँ पर चूंकि ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है MY समीकरण के तहत जो आता हो कि जिसके चलते कि वोटों का डिवीजन हो, तो उनको एक उम्मीद है
कि हमको महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसका जो हमको लाभ मिलेगा। अब रही बात जो प्रशांत किशोर की आप कह रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने भी वहां पर दलित समुदाय के ही जितेंद्र पासवान को उतार दिया है। तो यह माना जा रहा है कि दलित समाज के होने के चलते और खास करके उस इलाके में जितेंद्र पासवान जो है, जो कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, पहले इनका नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान के रूप में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये ग्रामीण चिकित्सक हैं। उसको लेकर उस समय अलग विवाद हुआ था, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन वो ग्रामीण चिकित्सक के रूप में है और उनकी मतलब अपने इलाके में अच्छी छवि है, इलाज ठीक करते हैं, लोगों को, गरीबों को पहचानते हैं। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि जितेंद्र पासवान जो हैं, चूंकि दलित समाज से आते हैं, तो दलित, चूंकि उधर दीपा मांझी, यह एक चीज और इसमें ध्यान देने लायक बात है कि यह सुरक्षित सीट है, इमामगंज सुरक्षित सीट है। तो यहाँ पर लड़ाई इन्हीं लोगों के बीच में है, तो वहाँ तिकोना मुकाबला के आसार बने। अब ये देखना है कि प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान, वो कितना असर डालते हैं। तो और अगर इधर देखें तो दीपा मांझी और रोशन मांझी, इन तीनों लोगों के बीच में मुकाबला है। एक और चर्चा की, क्या पासवान वोटर जितेंद्र पासवान को एक तरफा वोट करेगा? क्योंकि चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया है, नीतीश कुमार भी उस इलाके में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, और एक कंफ्यूजन मुस्लिम मतदाताओं में है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बेलागंज में भी और इमामगंज में भी वो नीतीश कुमार को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो नीतीश कुमार ने कुछ गलत तो नहीं किया है हमारे साथ। हाँ, देखिए, अगर आप गया लोकसभा चुनाव की बात करें जो अभी पिछले दिनों हुआ था, और वहीं से जब जीतन राम मांझी उस चुनाव में जीते तो ये सीट खाली हुई थी, तो उसमें भी उनके सामने कुमार जो राजद के जो थे, कुमार सर्बानंद जो नेता जो थे, जो वो पासवान समाज से ही आते थे, और ये देखा गया कि उस चुनाव में पासवान समाज में टूट हुआ, इवन चिराग पासवान के एनडीए में रहते हुए, और पासवान समाज का वोट मिला उनको। अच्छा, सर्वजीत कुमार सर्वजीत। तो ये अगर देखा जाए तो जनसुराज अगर थोड़ा सा अलग ढंग से कैंपेनिंग कर रहा है, उनके नेता जाकर के लोगों के सीधे थर्ड विकल्प की बात कहते हैं, और बिहार में अब तक जो हुआ उसको बताते हैं, और एक तीसरे एक नए मोर्चे को समर्थन देने की बात करते हैं। तो जितेंद्र पासवान कितना वोट लाते हैं इस पर आगे के मतलब उस वहाँ के चुनाव की रणनीति और यह निर्णय जो है, नतीजे जो है। तो चलिए, चारों सीटों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, और हमको लगता है कि आप अगर इसको समराइज करेंगे तो पिछले चुनाव में ये 3 सीटें INDIA गठबंधन के पक्ष में थी, केवल हम इमामगंज को केवल एनडीए के पक्ष में। इस बार आपको क्या लगता है कि वो 3 में से उनकी सीटें जाएंगी, आरजेडी गठबंधन की 3 सीटें नहीं बचेंगी? देखिए, इस बार जो है ठीक बात है कि एक सीट ही एनडीए के पास था, जो कि इमामगंज का जो सीट है। 3 सीटें राजद के मतलब महागठबंधन के पास थी, एक माले के पास था महागठबंधन में। तो इस बार जहां तक अगर जो नतीजों, हमने पहले ही कहा कि जो चुनावी रणनीति के तहत जो मतलब एक रणनीति बनाकर जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें एनडीए थोड़ा सा आगे है, तो इसका लाभ उसको मिलेगा। फिर प्रशांत किशोर के लिए मैंने ये लिटमस टेस्ट तो है ही, जीवन मरण का सवाल है। एक सवाल तो ये भी आजकल चर्चा में है कि प्रशांत किशोर ने जल्दीबाजी कर दी, इस चुनाव में उनको नहीं उतरना चाहिए था। आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि अगले चुनाव को प्रभावित करें? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में ये बात आ रही है कि इस बार लोग उपचुनाव में उनको उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए थे, कारण कि इसमें अगर उनके पार्टी को का प्रदर्शन अगर निराशाजनक रहता है तो ये लोगों के मन में, ये लोगों में एक मैसेज आएगा इनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, कि 2 साल तक पद यात्रा करते रहे, वैसे ही कोई उसका खास असर नहीं रहा। लेकिन पर हमको जहाँ तक जो जनसुराज के लोगों का कहना है कि हम खुद भी अपना एक टेस्ट करना चाहते थे कि लोग हमको कितना पसंद नापसंद करते हैं। अगर उस चुनाव परिणाम के लिहाज से हम अपनी आगे की तैयारियों को एक नया आयाम देंगे, नए तरीके से रण क्षेत्र में उतरेंगे, तो हमको एक पता चल जाएगा कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी कमी क्या है, हमारी मजबूती क्या है। तो उसके लिहाज से हमको उम्मीदवार उतारना सर्वथा उचित था, और हम इसके जरिए हम अपना एक देख लेंगे कि लोगों में हमारी कितनी पैठ बनी है।
तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत। और चुनाव प्रचार तो अब थमने जा रहा है और उसके बाद 13 तारीख को चुनाव होगा और ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत, उसके भाग्य की उसमें कैद हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन जो रुझान है, जिस तरह से बातचीत हो रही है और क्षेत्र में हमारे संवाददाताओं ने जो कुछ हमें फीडबैक दिया है, उसके हिसाब से अभी एनडीए कुछ भारी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं सबका खेल न बिगाड़ दे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस तरह के अपडेट देखने के लिए हर रोज देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।